जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेवेन्यू एक्ट जो है उसकी आज हम चैप्टर 7 जो है उसको डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है। कल इंशाल्लाह हम दो चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 8 भी और चैप्टर 9 भी। ठीक है। आज हमने पढ़ना है सेक्शन 56 से। जो चैप्टर 7 है ना, इसके अंदर बात की गई है असेसमेंट के बारे में। ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देख लें कि असेसमेंट जो होती है वो होती क्या है। ठीक है। हम असेसमेंट जो है वो किसको कहते हैं? असेसमेंट कहा जाता है तखमीना लगाना। ठीक है। असेसमेंट किसको कहते हैं? तखमीना लगाना। मतलब कि इवेलुएट करना, अंदाजा लगाना किसी भी चीज का, कि जितनी भी आपके पास ज़राई जमीन है ना, उस पर से गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लेना है, वो उसकी जो असेस्ड करती है, वो उसकी जो असेसमेंट करती है, इवेलुएट करती है, उसका अंदाजा लगाती है कि इसने इतना नेट प्रॉफिट जो है इसने हासिल किया। जो आपको मैंने समझाया था पीछे कि जमीन के ऊपर टैक्स नहीं होता, जो हमारी कास्ट मिल रही होती है उसके ऊपर भी टैक्स नहीं होता। टैक्स किस चीज के ऊपर होता है? सारा खर्चा निकालने के बाद लास्ट पे जो आपको प्रॉफिट निकलता है ना, उस प्रॉफिट के ऊपर फिर गवर्नमेंट असेसमेंट करती है। और असेस्ट करने के बाद जो है वो आपके ऊपर टैक्स लगाती है, उसको आपने असेसमेंट कहना है। ठीक है। असेसमेंट क्या होता है कि जरिए जमीन जो होती है उसकी जो नेट प्राइस हासिल हो रही है उसके ऊपर जो इवेलुएट करती है, उसका जो अंदाजा निकालती है, निकालने के बाद वहां पर से वो टैक्स लागू करती है, उसको आप कहते हैं असेसमेंट। ठीक है। अब हमने स्टार्ट करना है सेक्शन 56 से। सेक्शन 56 में आता है कि असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू के सबसे पहले वो बात किसकी कर रहा है? लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट की बात कर रहा है। ठीक है। वही चीज जो मैंने आपको पीछे असेसमेंट का मतलब बताया, वही बात यहाँ पर की जा रही है कि जो जमीन है उसके ऊपर से कितना टैक्स अदा करना है, उसकी लैंड है ना, लैंड रेवेन्यू कि कितना लैंड रेवेन्यू जो है वो अदा करने है, उसकी असेसमेंट करना। उसको हम आपके उसको कौन बता रहा है? आपको सेक्शन 56 बता रहा है। अब यहाँ पर ना वो आपको कुछ एक्सेप्शन भी देता है। एक्सेप्शन कैसे देता है? अब ये चीजें आपने साथ साथ नोट डाउन करनी है खुद। ठीक है। एक्सेप्शन वो ऐसे दे रहा है कि अगर कोई ऐसी जमीन है जिस पर गवर्नमेंट के साथ कोई मुआयदा किया गया है। अगर कोई ऐसी जमीन है जिसके साथ फॉर एग्जांपल मारिया की कोई जमीन है और मारिया का उस जमीन के ऊपर गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ है, तो मारिया ने क्या करना है? उस जमीन का जो टैक्स होगा वो मारिया अदा नहीं करेगी। ठीक है। वो मारिया अदा नहीं करेगी। ये उसने कुछ एक्सेप्शंस जो है वो 56 में बताई हुई है। ये आपने याद करने हैं, साथ साथ लिख लें आप चीजों को। उसके बाद दूसरी एक्सेप्शन में कहता है कि अगर तो किसी कानून में बताया गया है कि ये जो जमीन है ना ये टैक्स नहीं देगी। फॉर एग्जांपल आपको किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया है कि इस जमीन से टैक्स, फिर तो आप उससे टैक्स ले ही नहीं सकते, टैक्स वसूल नहीं करना, क्योंकि आपके कानून में ऑलरेडी आ गया है। ठीक है। दूसरी आपके ऊपर एक्सेप्शन ये लगाता है। तीसरी एक्सेप्शन आपके ऊपर ये लगाता है कि ऐसी जमीन जो विलेज साइड में आ जाती हैं, जो कमर्शियल बन जाती हैं, इसको भी मैंने पीछे आपको बताया था। ठीक है। उस जमीन के ऊपर भी फिर टैक्स जो होगा वो नहीं होगा, लैंड रेवेन्यू टैक्स जो होगा वो उस जमीन के ऊपर भी नहीं लगेगा। ठीक है। फिर कोई ऐसी जमीन जो छावनी में आ जाती है, ठीक है, जो कोई कंटोनमेंट एरिया है आपका, ठीक है, कोई छावनी वगैरह है, फौजी छावनी जैसी होती है, अगर उस तरह की आपकी कोई जमीन है तो उसके ऊपर भी आपका जो टैक्स होगा वो नहीं होगा। ठीक है। फिर एक और एक्सेप्शन ये लगाता है कि अगर कोई ऐसी जमीन जो अर्बन है, ठीक है, अब जो जमीन अर्बन होती है वो ऑलरेडी अर्बन टैक्स अदा कर रही होती है, अर्बन इमूवल प्रॉपर्टी टैक्स होता है। ठीक है। एक एक्ट है अर्बन इमूवल प्रॉपर्टी टैक्स, एक्ट 1958, पता होगा शायद आपको इसके बारे में। तो जो अर्बन एरियाज की जमीनें हैं वो क्या करें, जो अर्बन जमीनें हैं वो ऑलरेडी वो वाला टैक्स पे कर रही हैं। तो वो टैक्स अगर वो पे कर रही हैं अर्बन वाला, तो वो लैंड रेवेन्यू वाला टैक्स पे नहीं करेंगी। ये भी एक्सेप्शन उसने यहाँ पर 56 में आपको बताई है। फिर वो कहता है कि अगर कोई ऐसी जमीन है जो बंजर है, कोई ऐसी जमीन है जो बंजर है जिसके ऊपर कोई काश नहीं की जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा, तो उस जमीन पर से भी आप जो है वो लैंड रेवेन्यू टैक्स जो है उसको वसूल नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट हो रही है, जनरल असेसमेंट। जनरल असेसमेंट मतलब आम वो जाकर कुछ जमीनों के ऊपर जो है ना असेसमेंट कर रहा है, इवेलुएट कर रहा है, अंदाजा लगा रहा है कि मैंने कितना टैक्स यहाँ पर वसूल करना है। ठीक है। उस असेसमेंट से 6 साल पहले तक वो जो जमीन थी उस पर कोई काश नहीं की जा रही। असेसमेंट से, जनरल असेसमेंट से 6 साल पहले तक उस जमीन के ऊपर कोई काश्त नहीं की जा रही, तो आप उसका लैंड रेवेन्यू अदा नहीं करेंगे। ठीक है। एक ये बात। दूसरी बात आ जाती है कि अगर वो जो जमीन है, जनरल असेसमेंट हो गई, जनरल असेसमेंट के बाद वहां का जो लैंड ओनर था
या वहां पे जो मजारे मजारे वगैरह थे, उन सब ने मिल के काम करना स्टार्ट कर, उन्होंने जमीन को काबिल काश्त बना लिया। ठीक है, अब जमीन के ऊपर कल्टीवेशन हो रही है, तो जनरल असेसमेंट के 6 साल बाद भी कल्टीवेशन आप बेशक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके 6 साल बाद तक भी आप लैंड रेवेन्यू टैक्स जो है वो अदा नहीं करेंगे। ये वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है, इसको जरा दोबारा गौर से सुन लें। ऐसी जमीन जिसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हो रही, ठीक है, जो कल्टीवेशन का पार्ट नहीं है, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। ठीक है, जनरल असेसमेंट से 6, आपको पूछे ना जनरल असेसमेंट से कितने साल पहले तक, तो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि 6 साल पहले तक मारिया की जमीन है। जनरल असेसमेंट वाले आज आए हैं, ठीक है, एक बंदा है, ए है, वो जनरल असेसमेंट कर रहा है, वो आया है। ठीक है, अब जो मारिया की जमीन है उसके ऊपर जनरल असेसमेंट से पहले 6 साल, जनरल असेसमेंट होने से 6 साल पहले तक मारिया की जमीन पर कोई काश्तकारी नहीं की जा रही, कोई कल्टीवेशन नहीं की जा रही। क्यों? क्योंकि वो जमीन बंजर है। तो मारिया ने उस जमीन का कोई टैक्स अदा नहीं करना, ना ही उसके ऊपर टैक्स लागू होगा। क्यों? ये आपको सेक्शन 56 में लिखा हुआ है और आपको बताया हुआ है कि आप उस जमीन का टैक्स नहीं देंगे। हाँ, फिर अगर आपने मारिया ने उस जमीन के ऊपर, मारिया ने क्या किया है, उस जमीन के ऊपर काम किया है, ठीक है, उसको काबिल काश्त बनाया है, तो जनरल असेसमेंट होने के 6 साल बाद, 6 साल बाद तक भी मारिया उस जमीन का जो टैक्स होगी वो अदा नहीं करेगी। ये आपने यहाँ पे बात याद रखनी है कि अगर आपने कल्टीवेशन उस जमीन पर स्टार्ट कर दी है और वो जमीन जो है वो अब काबिल हो गई है इसके कि उसके ऊपर काश्त कीजिए, और उसके ऊपर काश्त हो भी रही है, ठीक है, फिर भी 6 साल तक आपने लैंड रेवेन्यू अदा नहीं करना, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, मैं दोबारा इन सारी चीजों को रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे जो सेक्शन 56 है, सेक्शन 56 के अंदर वो आपको कहता है कि असेसमेंट लगानी है, लैंड रेवेन्यू कितना वसूल करना है उसकी जाकर असेसमेंट करनी है, ये आपको कौन बता रहा है? सेक्शन 56 बता रहे हैं। फिर सेक्शन 56 के अंदर उसने आपको कुछ एक्सेप्शंस दी हैं, जिसमें पहली एक्सेप्शन में वो बात करता है कि कोई ऐसी जमीन है कि मारिया और गवर्नमेंट के दरमियान मुआहिदा हो गया है कि भाई ये जो जमीन है इसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ हुआ है मारिया और गवर्नमेंट का, तो मारिया ने इसका टैक्स अदा नहीं करना, ये पहली एक्सेप्शन है। दूसरी में वो कहता है कि अगर तो किसी कानून ने कह दिया है कि आप मारिया की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर से टैक्स वसूल नहीं करेंगे, तो आप टैक्स वसूल नहीं कर सकते, लैंड रेवेन्यू आपके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऐसी जमीन जो छावनी में आ जाती है उसके ऊपर भी आपका टैक्स नहीं होगा। फिर आपकी कोई ऐसी जमीन जो विलेज साइट है जिसमें स्कूल आ जाते हैं या कब्रिस्तान आ जाते हैं, कुछ भी आ जाते हैं, उस जमीन के ऊपर भी टैक्स अदा नहीं किया जाएगा। फिर कोई ऐसी जमीन जो अर्बन है, ठीक है, जो अर्बन जमीन होती है मैंने आपको पहले बताया उसके ऊपर ऑलरेडी अर्बन टैक्स होता है, वो अर्बन टैक्स पे कर रही होती है, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है, 1958। तो अगर वो टैक्स अदा, क्योंकि अर्बन जमीन है तो इसका मतलब है कि वो टैक्स अर्बन वाला अदा कर रही होगी, तो वो जमीन भी लैंड रेवेन्यू टैक्स जो होगा उसको अदा नहीं करेगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट एक्सेप्शन मैंने बताई है जिसमें से एमसीक्यूज आ सकता है, वो ये थी कि कोई ऐसी जमीन जो बंजर है, कास्ट के काबिल नहीं है, तो जनरल असेसमेंट के 6 साल पहले तक, जनरल असेसमेंट आज हो रही है, आज से 6 साल पहले तक उस जमीन के ऊपर कोई कास्ट नहीं की गई, तो इसका मतलब ये है कि आपने वहां पर लैंड रेवेन्यू अदा नहीं करना। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि अगर आपने वहां पर कास्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो कास्ट होने के बावजूद भी, कल्टीवेशन करने के बावजूद भी आप 6 साल तक वहां से कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करेंगे, आपसे किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। ये बात थी यहाँ पर 56 में। फिर 56 में वो यहाँ पर एक और बात भी करता है, ठीक है, वो कहता है कि जो रेवेन्यू होगा ना, जो आप रेवेन्यू टैक्स पे करें वो कैश की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब उसको आगे उसने कहा कि आप दो तरीकों से अदा कर सकते हैं, एक तो लम्स, लम्स का मतलब है कि आप एक साथ सारा अदा कर दें, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि आप इंस्टॉलमेंट जो है ना वो भी बनवा सकते हैं, दूसरा वो कह रहा है कि आप इंस्टॉलमेंट भी बनवा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 56 में वो एक और बात भी करता है कि जो लैंड रेवेन्यू टैक्स होगा ना, जो आपके ऊपर, जब आपकी जमीनों के ऊपर आपके वो जो नेट प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा, वो टैक्स मार्केट के मुताबिक नहीं होगा।
ठीक है, मार्केट के अंदर तो अप एंड डाउन आते रहते हैं, अप्स डाउन आते रहते हैं ना, कभी रेट ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसने जो टैक्स कर दिया है आपने वही अदा करना है। ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब मार्केट के मुताबिक कम या ज्यादा नहीं होगा, वही आपका रहेगा। ये भी आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये आपको सारी बातें बताई हैं सेक्शन 56 ने। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 57 की तरफ। ठीक है, सेक्शन 57 में मैंने वही बात जो मैंने आपको बताई है कि बेसिस ऑफ असेसमेंट, कि असेसमेंट जो होती है उसकी बेस क्या होती है। मैंने आपको ये स्टार्ट में ही चीज बताई थी, मैंने आपको समझाया था कि मैंने वहां पर आपको बताया था कि आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक सेक्शन इसको डील करता है। अब देखिए सेक्शन 57 डील कर रहा है इसको। सेक्शन 57 कह रहा है कि असेसमेंट किस चीज के ऊपर करनी है। मैंने आपको बताया था असेसमेंट जमीन के ऊपर नहीं होती, असेसमेंट जमीन के ऊपर नहीं होती, ना ही असेसमेंट वो जो काश्तकारी हो रही है उसके ऊपर, गंदम उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, मकई उगा रहे हैं, उसके ऊपर भी नहीं होनी। किसके ऊपर होनी है? जो आपने प्रॉफिट कमाया है, जिसने प्रॉफिट ज्यादा कमाया होगा वो ज्यादा टैक्स अदा करेगा, जिसने प्रॉफिट कम कमाया है वो कम करेगा। ठीक है, तो आपकी जो नेट प्रॉफिट होती है, आपका जो प्रॉफिट आपको लास्ट पे हासिल होता है ना, उसके ऊपर आपकी असेसमेंट की जाती है। इसके बारे में आपको कौन बता रहा है? सेक्शन 57 बता रहा है। अब आ जाते हैं सेक्शन 58 की तरफ। तो सेक्शन 58 कहता है कि लिमिट ऑफ असेसमेंट, कि असेसमेंट की लिमिट कितनी होती है। अब इसमें असेसमेंट की जो लिमिट होती है वो एनुअली होती है। ठीक है, साल की होती है, एनुअली है, और जो आपका हो गया आपने उसको साल ब साल वही आपने अदा करते रहना है। ठीक है, इसमें ये गवर्नमेंट या बीओआर, बीओआर मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको एक रिटर्न नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देता है। ठीक है, उसके मुताबिक आपने क्या करना होता है, वो आपकी फिक्स हो जाती है एनुअली कि आपने इतनी देनी है, और ये हर 25 साल बाद होती है, ये नहीं है कि हर साल ही होनी है, हर 25 साल बाद होनी है। आपने जो आपने गवर्नमेंट ने या बीओआर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसने आपको जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है उसी के मुताबिक आपने क्या करना है, हर साल अपना टैक्स अदा करना है। हाँ, उसमें कमी बेशी हो सकती है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए अलग सेक्शन है। ठीक है, फिलहाल आपने ये याद करना है कि जो सेक्शन 58 है ना, वो ये बताता है आपको कि लिमिट क्या है असेसमेंट की। ठीक है, असेसमेंट की लिमिट एनुअली होती है, इसको ये फिक्स होती है। ठीक है, इसको कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपको एक रिटर्न नोटिफिकेशन जारी करती है, उसी के मुताबिक आप हर साल जो है उसको अदा करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमने पीछे असेसमेंट सर्कल पढ़ा था, ठीक है, अगर असेसमेंट सर्कल हो रहा है तो उस पे वो फिर कहता है कि 1/4 जो है ना वो आप टैक्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1/4, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आ जाए सेक्शन 59 की तरफ। अच्छा, सेक्शन 59 जो है वो यहाँ पर बात कर रहा है जनरल असेसमेंट की। जो सेक्शन 59 है वो किसकी बात कर रहा है? जनरल असेसमेंट की। मैं आपको यहाँ पर दो चीजें जो है वो क्लियर कर दूं। हमारे पास दो तरह की असेसमेंट होती है। ठीक है, एक हमारे पास होती है जनरल असेसमेंट और दूसरी हमारे पास होती है स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, अब जनरल असेसमेंट वो होती है कि पहली दफा असेसमेंट हो रही है, कोई इलाका है, ठीक है, कोई छोटे छोटे इलाके हैं, पार्ट हैं, कुछ भी हम मौजे हैं, उसके ऊपर एक बंदा है उसने असेसमेंट किया, सिंपल उसने किया और उसने लगा दिया, जनरल असेसमेंट होगी। ठीक है, स्पेशल असेसमेंट क्या होती है कि कोई मखसूस एरिया है, कोई मखसूस इलाका है, उसके ऊपर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं, उसको आप कहेंगे स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, स्पेशल का मतलब ही यही होता है खास, कि कोई खास एरिया है, कोई खास इलाका है, उसके ऊपर आपने टैक्स लगाना है, रेवेन्यू टैक्स लगाना है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू लगाने जा रहे हैं तो उसको आप कहेंगे स्पेशल असेसमेंट। अब जनरल असेसमेंट, हमने यहाँ पर जनरल असेसमेंट डिस्कस करनी है। ठीक है, सेक्शन 59 जो है वो सिर्फ जनरल असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो मैंने आपको स्पेशल वैसे बताई, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 59 में बात की गई है जनरल असेसमेंट की। जनरल असेसमेंट में क्या होता है कि जनरल असेसमेंट के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ठीक है, उस नोटिफिकेशन में ये देखा जाता है कि जो असेसमेंट हो रही है वो पहली दफा हो रही है या री असेसमेंट है, या उसी जो आपके वो जमीन है उसके ऊपर दोबारा असेसमेंट हो रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया, ये आपने याद रखना है, मैंने पीछे भी ये बात की है कि हर 25 साल के बाद असेसमेंट होती है। एमसीक्यूज आ जाता है, आ सकता है कि कितने साल बाद असेसमेंट होती है? हर 25 साल बाद असेसमेंट होती है। ठीक है, और अगर रीअसेसमेंट हो रही है तो मतलब वो 25 साल बाद हो रही है, आप उस पे 1/4 इंक्रीज कर सकते हैं। इसको आगे डिटेल में बताती हूँ कितनी जमीन पर कितना परसेंट आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, या उसमें ये देखा जाता है कि ये फर्स्ट है या री है, बस इसके अंदर सेक्शन 59 आपको यही बताता है कि एक नोटिफिकेशन दिया जाता है, उसके थ्रू ये चेक किया जाता है कि ये रीअसेसमेंट हो रही है
रीअसेसमेंट वो जो हर 25 साल बाद होती है, या इस जमीन के ऊपर पहली दफा असेसमेंट हो रही है। ठीक है, आपने किस तरह से इसके ऊपर असेसमेंट करनी है ये आपको कौन बता रहा है, सेक्शन 59 बता रहा है। अब हम आगे मूव करेंगे सेक्शन 60 की तरफ। तो सेक्शन 60 जो है वो आपको कहता है डिटर्मिनेशन असेसमेंट। ठीक है, वो आपको बात कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल सिंपल सी चीज मैं यहाँ पर नोट भी किया है ताकि आपको याद रहे बाद में भी। रेवेन्यू ऑफिसर है, उसने एक असेसमेंट कर ली है। ठीक है, असेसमेंट करने के बाद उस वो एक रिपोर्ट तैयार करता है। इसके बारे में आपको सेक्शन 60 बता रहा है। ठीक है, कि मोड ऑफ डिटर्मिनेशन असेसमेंट। ठीक है, कि यहाँ पर डिटर्मिनेशन हो रही है असेसमेंट की, कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसने असेसमेंट कर ली है भाई। अब उसने क्या करना है, उसने एक रिपोर्ट तैयार करनी है। वो जो रिपोर्ट होगी वो कमिश्नर को देगा और फिर कमिश्नर उसको बीओआर तक पहुंचाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक पहुंचाएगा। ये वाला जो प्रोसीजर है ये आपको कौन बता रहा है, सेक्शन 60 बता रहा है। सेक्शन 60 कह रहा है रेवेन्यू ऑफिसर ने असेसमेंट कर ली है, असेसमेंट करने के बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वो रिपोर्ट कमिश्नर के थ्रू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तभी चीजों की समझ आएगी, पहले नहीं बताती कि आगे क्या होना है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन 61। सेक्शन 61 में बात की गई है अनाउंसमेंट की। सेक्शन 61 में अब देखें, ऊपर हमने पढ़ा रेवेन्यू ऑफिसर ने रिपोर्ट तैयार की कमिश्नर के थ्रू, उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक पहुंचा दी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक पहुंच गई है। अब हम सेक्शन 61 की तरफ आए हैं। सेक्शन 61 में क्या हुआ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास वो रिपोर्ट आई है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसे पास करना है और एक डेट डिक्लेयर करनी है कि ये कब इफेक्टिव होगी। ठीक है, अब जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो जो रिपोर्ट उसके पास आई है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे तो उसमें तब्दीली, उसमें कह सकता है कि इसमें तब्दीली करो, ये सही से असेसमेंट तुमने नहीं की। ठीक है, ये असेसमेंट ठीक नहीं है, ये भी कर सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये आपको सेक्शन 61 बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन भी देता है, आपको एक और चीज भी बताता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक विलेज है। ठीक है, हमारे का एक विलेज है यहाँ पर। अब उसके ऊपर रीअसेसमेंट होनी है, रीअसेसमेंट होनी है 25 साल के बाद। मैंने आपको पीछे बताया कि 25 साल बाद असेसमेंट होती है, उसको हम रीअसेसमेंट कहते हैं। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है कि तुम उसके ऊपर सिर्फ 1/4 इंक्रीज कर सकते हो, तुम उसके ऊपर कितना टैक्स बढ़ा सकते हो, जस्ट 1/4। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो विलेज है इसके ऊपर पहले 100 था। ठीक है, इसके ऊपर पहले 100 था। अब उसने कहा कि यहाँ पर भाई 25 साल बाद दोबारा इसकी रीअसेसमेंट हो रही है, तो तुम ऐसा करो कि इसका जो है 1/4 जो है टैक्स बढ़ा दो। तो वो क्या करेगा, 100 के अंदर 25 को प्लस कर देगा, 25 को प्लस करने के बाद आपके पास आएगा 125। ठीक है, तो आपने फिर कितना पे करना है, 125% जो है वो टैक्स आपके ऊपर लग जाएगा। फिर वो कहता है कि अगर अगर तो आप इस गांव के ऊपर, ये जो मारिया का गांव है इसके ऊपर अगर आप पहली दफा असेसमेंट करें, फिर ये जो रूल है ये लागू नहीं होगा। आप, ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसकी मर्जी है वो जितना टैक्स इस पर लगाए। ठीक है, जितनी वो असेसमेंट करता है, जितने उसके अंदाजे के मुताबिक टैक्स निकलता है वो उतनी ही लगाएगा, अगर पहली दफा हो रही है। अगर आप रीअसेसमेंट करें तो फिर सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा वो सिर्फ 1/4% बढ़ा सकता है, इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकता। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसको नोटिफिकेशन देता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 62 की तरफ। सेक्शन इसके अंदर से ना, ये जो चैप्टर है इसमें से आपके ज्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो इसको जरा गौर से अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन 62। सेक्शन 62 में आ जाती है एप्लीकेशन की बात। ठीक है, कि रिकंसिडरेशन है, एप्लीकेशन जो है उसके बारे में अगर आप रिकंसिडरेशन करवाना चाहते हैं। अब इसमें क्या बात की है, इसमें फॉर एग्जाम्पल जो लैंड ओनर है, ठीक है, जो लैंड ओनर है वो कहता है कि भाई जो मेरे ऊपर टैक्स लगा दिया है ना वो ज्यादा है। ठीक है, मैं वो पे नहीं कर सकता। उसने फिर लैंड, जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो उसको कंप्लेन करेगा। अब यहाँ पर आपने एक और चीज याद रखनी है कि जो आप यहाँ पर कंप्लेन करेंगे, ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर ने यहाँ पर कंप्लेन करनी है, सॉरी, जो लैंड ओनर है, लैंड ओनर ने जो यहाँ पर कंप्लेन करनी है वो विद इन 30 डेज। ठीक है, वो कंप्लेन कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिन के अंदर, इससे ज्यादा नहीं। ये आपने याद रखना है। सेक्शन 62 के अंदर जो लैंड ओनर है अगर उसको कोई मसला है, वो कह रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसने टैक्स ज्यादा लगाया है और उसने रेवेन्यू ऑफिसर के पास एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, तो उसके पास कितने दिन है, 30 दिन। 30 दिन के अंदर वो एप्लीकेशन जो है वहां पर सबमिट करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके उसके पास तीन कंडीशन उसको देता है यहाँ पे।
अगर तो वो ये कहे, लैंड ओनर ये कह सकता है कि भाई तुमने जो मेरे ऊपर टैक्स लगाया ना, वो तुमने मकई के हिसाब से लगाया, जबकि मेरी जमीन पर मकई नहीं गंदम होती है। ठीक है, इस सूरत में वो एप्लीकेशन जमा करवा सकता है। या तो वो करता है, कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर ने जो मुझ पर कंडीशन लगाई है वो बहुत सख्त है, तो मैं उनको फॉलो नहीं कर सकता, इस सूरत में एप्लीकेशन जमा करवा सकता है। और थर्ड वो कहता है कि अमाउंट ज्यादा कर दिया भाई, तुमने मेरे ऊपर 2000 लगा दिया, मेरा तो 1500 बनता था टैक्स। तो इस सूरत में भी वो क्या कर सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसको एप्लीकेशन सबमिट करवा सकता है। एप्लीकेशन फिर रेवेन्यू ऑफिसर की मर्जी है यहाँ पर कि वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिफ्यूज करता है या एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर उसकी मर्जी है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज करेगा या एक्सेप्ट करेगा। अगर रिफ्यूज करे तो वो बताएगा फिर आपको रीजन, एक्सेप्ट करेगा देन फिर उसको सॉल्व करेगा अपने मसले को। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 63। ठीक है, सेक्शन 63 में आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर ड्यूरेशन को छोड़ दें। ठीक है, 63 में, 63 में आप देखें फाइनल असेसमेंट, किसकी बात कर रहा है, फाइनल असेसमेंट की। 63 के अंदर बात कर रहे हैं फाइनल, फाइनल असेसमेंट कैसे, बीओआर भी कर सकता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी, और कमिश्नर भी कर सकते हैं। इनके पास रिपोर्ट आ गई है, इन्होंने उसको फाइनल करना है, ये उसको मॉडिफाई करेंगे, चेक चुक करेंगे, कोई मसला मुसला नहीं है, उसके बाद इसको क्या कर देंगे, फाइनल कर देंगे। तो सेक्शन 63 आपको क्या बता रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या जो कमिश्नर होता है वो क्या कर सकते हैं, इसको फाइनल कर सकता है। यहाँ पर 63 में ये आपको बताया गया। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 64 पे आ जाए। तो 64 में ड्यूरेशन की बात की गई है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 25 ईयर का होता है। अब अगर आपसे पूछ ले ड्यूरेशन के बारे में किस सेक्शन में बात की गई है, तो वो बात की गई है सेक्शन 64 के अंदर। ठीक है, सेक्शन 64 के अंदर ड्यूरेशन की बात की गई है कि ये 25 ईयर का होता है, ये फिक्स होता है, लेकिन आप इसको कम ज्यादा करवा सकते हैं, इसमें चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 56 पे सेक्शन 65 पे आ जाए। सेक्शन 65 जो है उसके अंदर बात की गई है कि टू रिमेन इन फोर्स टिल न्यू असेसमेंट टेक इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या बात की है 65 के अंदर, कि जब तक न्यू असेसमेंट नहीं होगी पुरानी चलती रहेगी। अब ये नहीं है कि 25 साल आपके पूरे हो गए हैं और 25 साल के बाद जो है आप कहें कि भाई अब मैं टैक्स नहीं दूंगा। नहीं, जब तक न्यू असेसमेंट नहीं होगी आपके ऊपर जो पिछला टैक्स लगा हुआ है आपने वो अदा करते रहना है, जब तक न्यू असेसमेंट नहीं होगी। ये आपको कौन बता रहा है, सेक्शन 65। ये बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 66। सेक्शन 66 में बात हुई हुई है रिफ्यूजल की। ठीक है, सेक्शन 66 में किसकी बात हुई है, रिफ्यूजल की। कि फॉर एग्जांपल जो लैंड ओनर है वो रिफ्यूज कर देता है, वो कहता है मैं नहीं दे सकता ये टैक्स, जो रेवेन्यू ऑफिसर ने मुझ पे लगाया है ना, मैंने ये टैक्स नहीं देना। ठीक है, उसने 90 डेज के अंदर अंदर नोटिस देना है। ठीक है, उसको नोटिस मिलता है। अगर वो टैक्स अदा नहीं करेगा, अगर वो ये बात कर रहा है, वो रिफ्यूज कर रहा है, तो लैंड रेवेन्यू जो है वो केस किसके पास देगा, कलेक्टर के पास देगा। कलेक्टर क्या करेगा, उसकी जो जमीन होगी उस पर कब्जा कर लेगा। कब्जा करने के बाद उसकी जमीन के ऊपर काश्तकारी उसी तरह से होती रहेगी। उसका जो 50% टू 75% होगा, वो वाला जो होगा वो लैंड ओनर को देगा, और बाकी जो रकम होगी वो लैंड ऑफिसर जो होगा आपका, रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा, उसको दे के जो रेवेन्यू टैक्स होगा वो अपना पूरा करेगा। 5 साल उसकी जमीन रख सकता है, 5 साल से ज्यादा नहीं रख सकता। ठीक है, 66 में आपको ये बता रहा है कि जो लैंड ओनर होता है ना, अगर वो रिफ्यूज कर जाए, वो कहे कि मैं नहीं दे सकता, वो कहता है कि मैं जो टैक्स है वो नहीं दे सकता, तो आपने फिर क्या करना है, फिर क्या होता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है केस उसके पास से कलेक्टर के पास चला जाता है। कलेक्टर उसकी जमीन के ऊपर कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद उसकी जमीन पर काश्तकारी जारी रहती है। 50% टू 75% जो होता है वो लैंड ओनर को दिया जाता है। बाकी जो रकम होती है वो रेवेन्यू ऑफिसर को देकर जो रेवेन्यू टैक्स होता है उसकी अदायगी की जाती है। ठीक है, ये आपको कौन बता रहा है, सेक्शन 66 बता रहा है। अब आ जाए सेक्शन 67 के ऊपर। तो 67 जो है वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन असेसमेंट। ठीक है, कि यहाँ पर वो अब बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने की, असेसमेंट कर ली है। अब फॉर एग्जांपल एक गांव है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गांव है। ठीक है, अब इस गांव के ऊपर जो ऑफिसर था ना, रेवेन्यू ऑफिसर जो था, उसने क्या किया, 1 लाख की असेसमेंट लगा दी है। ठीक है, पूरे गांव के ऊपर। अब किसको कैसे पता चलेगा कि भाई इसका टैक्स कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। उसने ये नहीं किया, उसने क्या किया, उसने पूरे गांव के ऊपर इकट्ठा टैक्स लगा दिए। ठीक है, तो उसने वो फिर जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो उसको क्या करेगा, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। वो उसको क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा।
डिस्ट्रीब्यूट उसको कैसे करेगा कि 1,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 1,000 रुपए पर एकड़। ठीक है, हर एकड़ के लिहाज से 1,000 रुपए जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सबके अंदर। अभी जो है ना क्लास का टाइम जो है वो अप होने वाला है। फिलहाल आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, 67 तक। यहाँ पर आपको जिस चीज की समझ नहीं है वो मुझे बता दीजिएगा। बाकी एक बात और मुझे बताइएगा, अभी जो आगे चीजें आ रही हैं इजी हैं और मेरे ख्याल में कि वो आप लोगों को इकट्ठी पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ये बताना है कि आप लोग क्या कहते हैं कि नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर हम इसको कंप्लीट कर दें, ये जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहें। ठीक है, असेसमेंट के बारे में हम आज पढ़ रहे थे। अभी क्लास का जो टाइम है वो अप होने वाला है। तो मैंने आपको ना 69 जो है पढ़ा दी है अपनी, किस तक पढ़ाया मैंने, 67 तक, सॉरी, मैंने आपको 67 तक पढ़ाया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन असेसमेंट। ठीक है, आगे 68 से हम कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और आपने मुझे ये बताना है कि अब आपने अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि जो हम असेसमेंट वाला ये जो टॉपिक पढ़े हम इसको ज्यादा ज्यादा लेके चलें या जितना हम लेके पढ़ चलें इतना काफी है। ठीक है, ये आपने क्लियरली मुझे इन्फॉर्म करना है कमेंट के अंदर, ताकि अगर आप चाहते हैं ना कि 2 लेक्चर्स के अंदर इसको कंप्लीट करें, इजी है, मुश्किल नहीं है, बस चीजों को समझना है आपने। तो इंशाल्लाह फिर हम हमारे इसके बाद सिर्फ 2 ही लेक्चर और होंगे, लेकिन आफ्टर कमिट, आपके कमिट के बाद। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।